the topic I have sent you on a snap is about fossil fuels. Okay, what we have to study, my child? Fossil fuels. Okay, this we will study today. Fossil fuels. ये फॉसिल्स क्या है, ये हम जानेंगे कि क्या है ये फॉसिल्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि मिलियन ईयर्स ऑफ एगो जो प्लांट्स वगैरह मौजूद थे, और वही क्या हुआ कि डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जब चले गए तो हीट एंड प्रेशर, जैसे वो पेड़ पौधे या जीव जंतु भी मरे होंगे भाई, और ऊपर से उस पर क्या होगा, मिट्टी वगैरह का लेयर आया, है ना। तो हीट एंड प्रेशर, पृथ्वी के अंदर हीट है, वो हीट से और पृथ्वी के ऊपरी सतहों के प्रेशर से क्या हुआ कि वो सारे फॉसिल्स फ्यूल का रूप ले लिए। जैसे कोयला, कोयला क्या है कि मिलियन ईयर्स ऑफ अगो जो पेड़ होंगे वो किसी तरह से क्या हुए, डीप इनसाइड द अर्थ चले गए, ठीक है, कोई भी तरह का घटनाक्रम हुआ होगा। तो हीट और प्रेशर के कारण क्या हुआ, हीट बोले जो अर्थ का अंदर में जो कोर होता है, ये आप जानते भी होंगे, कोर, जिसमें मॉल्टन स्टेट में बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली कोर कहते हैं। निकेल रहता है, आयरन रहता है, ये सब मॉल्टन स्टेट में काफी गर्म है वहां पर। उसके हीट से और ऊपर के प्रेशर से क्या हुआ कि वो लकड़ी का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज हो गया, ठीक। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन, और वो लकड़ी ही कोयला का रूप ले लिया, यानी वुड का कोयले में बदलना कार्बोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ठीक है, आज हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट विच फ्यूल इज आइडियल, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं ना कि हमको कोई भी चीज मिला उसको फ्यूल के रूप में यूज कर लें कुकिंग पर्पसेस के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मान लिया आप कहीं से कोई ऐसा चीज उठा के लाए कि चलो मम्मी को बोले कि देखो मम्मी, इसको भी जलाने से खाना वगैरह पकता है। मम्मी क्या की, उसको जलाई, इतना धुआं उठा कि किचन पूरा धुआं से भर गया, और हीट बस इतना भर निकला कि खाना भी पक्का पूरा नहीं बना। तो आपकी माता जी क्या कहेंगी, यार क्या बकवास लाए हो, कौन सा फ्यूल उठा के लाए हो। तो वो फ्यूल कैसा है, अच्छा है या नहीं, उसके लिए मुख्यतः दो तीन चीज ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कैलोरीफिक वैल्यू। ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूं क्योंकि अभी फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा कि विच फ्यूल इज आइडियल फॉर अस। तो दो तीन मुख्य बातें पर मैं चर्चा करूंगा कि क्राइटेरिया जो है हमारा, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गुड फ्यूल। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला, कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला मैं लेता हूं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है भाई? कैलोरीफिक वैल्यू
कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी चीज, कोयला है, लकड़ी है, उन सब का 1 kg हम जलाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं पाता हूं कि कोयला में यदि जलाया तो मुझे 30,000 जूल एनर्जी मिला, किलो जूल, नॉट ओनली जूल, 30,000 किलो जूल 1 kg यदि मैं कोयला जलाता हूं तो कोयला का कैलोरीफिक वैल्यू मैं लिख रहा हूं, और लकड़ी जलाता हूं तो 20,000 किलो जूल मुझे मिल रहा है पर केजी। विच इज बेटर? कौन बेटर है यहाँ पे? बेटर इज कोल, वुड नहीं बेटर है, क्योंकि कोयला से हमें ज्यादा एनर्जी मिल रहा है ना। नाउ तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लियर दैट fuel is ideal or not, that is calorific value. The second is ignition temperature. मैं ये ख्याल रख रहा हूं कि कैमरा के रेंज में ही मेरा लिखना हो, इसलिए मैं देख भी लेता हूं कि कैमरा में आ रहा है या नहीं। इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? Ignition temperature, it is the minimum temperature at which any substances catches fire, यानी वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले। स्वाभाविक है, आप देखते होंगे कोयला, यदि आपको अनुभव होगा, कोयला जलाने में आपको बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन कुकिंग गैस में क्या करते हैं, एक लाइटर मारते हैं, एक प्रेस करते हैं स्विच, और एक हल्का स्पार्क से वो आग पकड़ लेते। तो उसका बेटर कहने का कारण ये भी है कि बड़ा जल्दी आग लग जाता है उसमें, है ना। लेकिन वहां भी एक कंडीशन है, कभी इतना जल्दी ना आग पकड़ ले कि जरा सा किसी दिन टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उसमें भी आग पकड़ ले, तो इट विल नॉट बी बेटर। जैसे हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, वो संभव ही नहीं है रूम में रखना, थोड़ा बहुत भी हीट में वो आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल करूं तो मैं बता सकता हूं कि वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, आप समझिएगा। मैं कल भी बताया हूं कि किसी चीज का जलना मतलब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। अगर मैं हाइड्रोजन जला रहा हूं, इसका मतलब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, और आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर वाटर बनता है। यानी जो कोयला जलाकर हमको धुआं मिलता है, हाइड्रोजन जलाने से पानी मिलेगा, कितना अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी खराबी उसकी यही है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, वो एट रूम टेम्परेचर भी आग पकड़ लेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए, न कम न ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू तो हाई हो तो अच्छी बात है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स और जान लेते हैं कि वो स्मोक ना दे, ज्यादा रेसिड्यू लेफ्ट ना हो, है ना। अब ज्यादा धुआं ही दे देगा, किचन पूरा धुआं से भर जाएगा, क्या खाना बनेगा, है ना। या रेसिड्यू ज्यादा आ जाएगा, तो वो भी बकवास है ना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ रेसिड्यू, है ना, लेस अमाउंट ऑफ स्मोक एंड रेसिड्यू,
जैसे कोयला जलाया जाता था पहले तो राख बहुत पैदा होता, तो आजकल देखते हो किचन कितना सुंदर रहता है, साफ सुथरा रहता है। पहले संभव ही नहीं हो पाता था इतना किचन साफ सुथरा रहना, क्योंकि इतना उसमें धुआं होता था कोयला जलाने से। एक तो जलने वक्त धुआं और जलाने के बाद राख, यानी दोनों तरफ गंदगी। तो आज ऐसा किचन सुंदर पहले नहीं हुआ करता था। कुछ बच्चे हमारे डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं ना, मैं उन्हें टाइम दे रहा हूँ, मैं उन्हें मौका देता हूँ। यस, आई हैव अनम्यूटेड यू ऑल। रिपुंजय तिवारी, एनी क्वेश्चन भाई? मैं पढ़ा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसमें फॉसिल्स फ्यूल पढ़ा रहा हूँ। फॉसिल्स, यस, नेचुरल गैस इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। हाँ, और कुछ मैं यहाँ पर एक अलग से आपको ये बताया कि जितने भी फ्यूल अभी हम पढ़ेंगे, वुड, कोल, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, तो वहां पर मैं ये बता रहा था कि विच विल बी बेटर, किसे मैं यूज करूं। उसके लिए क्राइटेरिया मैंने बताया कि जो हम लोग यूज करते हैं उसको आइडियल रहेगा तभी ना कहेंगे भाई। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए मैंने बताया आपको कैलोरिफिक वैल्यू। आप पेज नंबर 110 में देखिए, डिड यू नो में लिखा हुआ है ये बात, ठीक है? तो उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेज नंबर 110 डिड यू नो में चेक कीजिएगा, कैलोरिफिक वैल्यू का चर्चा है। क्या? नहीं, फ्यूल किसको, फ्यूल हम कल भी डिफाइन किए थे कि विच ऑन बर्निंग विल प्रोड्यूस हीट। जब आप जलाते हैं तब जो हीट देता है उसको हम फ्यूल बोल रहे हैं। अब विंड एनर्जी को थोड़े ही फ्यूल बोल देंगे, विंड तो चल रहा है, उसके मोशन के कारण ना हमको एनर्जी मिल रहा है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल में मैंने आपको बताया कैलोरिफिक वैल्यू, जो कि डिड यू नो में लिखा हुआ है, और दो और लगे हाथ मैंने बता दिया। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर हुआ कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंसेस कैचेज फायर। इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी मॉडरेट, क्योंकि बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होगा तो रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेगा। और मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मेरे लिए हाइड्रोजन सबसे बेहतर फ्यूल होता, क्योंकि हाइड्रोजन यदि कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो वाटर बनाएगा, धुआं सब खत्म हो जाता है ना जी। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। और लेस अमाउंट ऑफ स्मोक दे, धुआं कम दे, रेसिड्यू कम दे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। नाउ आफ्टर दैट आइडियल फ्यूल। और यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो है वुड एज अ फ्यूल, कोल एज अ फ्यूल। वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। वुड तो मैंने बता दिया कि वुड एज अ फ्यूल, इसका कैलोरिफिक वैल्यू 20,000 किलो जूल पर kg होता है। Now I am muting you all. Okay. After some time, I will again unmute you. तो वुड एज ए फ्यूल भी चेक कर ले भाई। वुड, वुड एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल वुड का करना है हमें। तो क्या है भाई? तो ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पहला तो ये ध्यान दें। रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिन्यूएबल है ना? रिन्यूएबल है बाबू, वुड, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि लकड़ी जला दी, अब पेड़ कहाँ से होने वाला है, नहीं।
इसको रिन्यूएबल माना जाता है कि कुछ समय बाद हमें वो प्राप्त होगा। और ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज यूज फॉर कुकिंग। ओके, यूज फॉर कुकिंग। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑन बर्निंग, बर्न होने पे ये दो चीज प्रोड्यूस कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो खराब है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज इट इज टॉक्सिक। ये तो एकदम जहरीला है। शायद आपको मालूम होगा कि जाड़े के दिनों में यदि कोई बंद कमरे में लकड़ी वगैरह जलाकर अपना ठंडा कम करना चाहते हैं तो बहुत बुरा होता है कभी कभी कि अगर कमरा पूरी तरह से पैक है तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी जो लकड़ी है उसको तो हम कार्बन के रूप में ही शो करेंगे और ऑक्सीजन उसको जो मिलेगा जिससे कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। अगर मैं यहाँ बैलेंस करूं तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है तो 2 हो गया, 2C। तो आपको ये पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कम रहा है, कार्बन ज्यादा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही टॉक्सिक है। कैसे है ये मैं बताता हूँ कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण हमारा ब्लड रेड दिखता है। और वो हीमोग्लोबिन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं ना नाक के थ्रू, तो पूरे सेल को कैसे पहुंचे भाई? ब्लड एक्चुअली इसीलिए है कि सारे सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मैं किसी बुक में पढ़ा हूँ, हो सकता है कुछ गलत रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप एस्टिमेट कीजिए कि हमारे शरीर में यदि ब्लड नहीं होता तो आज जो हम सांस लेंगे वो हमारे टो तक, यानी पैर के उंगली तक पहुंचने में 6 महीना लग जाता यदि ब्लड नहीं होता। यानी आज लेंगे सांस तो जाके दिसंबर में पैर के उंगली में पहुंचेगा। लेकिन थैंक्स टू ब्लड जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वही हीमोग्लोबिन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है। देयरफॉर समझ ही रहे आगे व्यक्ति को दिक्कत होगी, है ना? So now again I am unmuting you all for asking any doubt. I hope that no doubt is there. No doubt. Okay. 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 कुछ मैं आपको अलग अलग भी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगे, है ना? थोड़ा जानना चाहिए, लगे हाथ। अगर वुड रिन्यूएबल हुआ कि आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड वो तो वुड का इस्तेमाल तो आप कर ही नहीं सकते। पेड़ पौधे में लकड़ी वगैरह तो आ ही ना जाएगा, कोयला नहीं ना बन सकता है। कोयला थोड़ा ही बनाना है। हम एक पेड़ लगा दिए, फिर लकड़ी टहनी उन्हीं का ही ना तोड़ के उसका यूज करते हैं। इसीलिए वुड रिन्यूएबल हुआ, क्योंकि आप पेड़ पौधा लगा के इंतजार नहीं ना कीजिएगा 20 साल तक कि उसका टहनी तोड़ेंगे, वो तो तुरंत पैदा हो जाएगा, है ना? लिखा हुआ है रिन्यूएबल सोर्स में कि अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपको वो आ जाता है देन इट इज रिन्यूएबल, है ना? कोयला, कोयला, कोयला एक फिल्म भी था बाबू। कोल, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे दुनिया में कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो ये हम लोग जान जाए कि ये नॉन रिन्यूएबल है और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, फॉर व्हाट? generation of electricity. Okay, generation of electricity. पाया कहाँ जाता है भाई?
पाया कहाँ जाता है? तो ये पहले ही मैंने बताया कि डीप इनसाइड अर्थ, डीप इनसाइड अर्थ, है ना? ये एक्चुअली लकड़ी से ही बनता है, ये भी मैंने बताया। डीप इनसाइड द अर्थ कैसे बना भाई? वुड से कोयला बना। प्रोसेस का नाम कार्बोनाइजेशन। क्या है भाई इसमें? हीट प्लस प्रेशर के कारण उसका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम इंटायर चेंज हो जाता है ना? ये चीज है। लेकिन यहाँ एक जीके टाइप का भी बात कर दिया है कि ऑकरेंस खाली ये नहीं बोला है कि डीप इनसाइड द अर्थ, साथ में जगह भी बताया गया है, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। मेजर कोल्स माइंस इन इंडिया झारखंड में है भाई, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, और डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और सबसे, ये तो मेजर कोल माइंस हुआ, और लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट कोल माइंस, तो अफसोस कि दोनों हमारे राज्य से अलग है। वो है बोकारो और दूसरा है झरिया। दोनों झारखंड में है, जो कभी हमारा पार्ट था, झारखंड, ठीक है। ओके माय बच्चे, ओके। हाँ 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 हाँ, बोकारो, बोकारो स्टील सिटी। हाँ, क्या चीज? क्या बोले? अरे यार, तो ज्यादा कोयला होगा तो स्वाभाविक है कि कोयला को ज्यादा जलाएंगे, और कोयला को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा ही, ठीक है। तो जब लार्जेस्ट सोर्स है ही, तो लार्जेस्ट सोर्स से को ज्यादा जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लार्जेस्ट एमिशन है ना बच्चा? अच्छा, ठीक है। और याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से क्या होगा? क्या होगा? लोग 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 बहुत कुछ चिंता कर रहे थे कि देश, विश्व ऐसे खत्म हो जाएगा, दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी। कोरोना का कोई बात ही नहीं करता था। बहुत न्यूज चैनल में देखते थे, इतना तारीख को खत्म हो जाएगा, इतना तारीख को खत्म हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई? अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? सुन लो पहले मेरे से। सन के हीट को आने देगा, लेकिन जाने नहीं देगा, वो ट्रैप कर लेता है। कुछ लोग के मन में क्यों सर, क्यों ऐसा आने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है? तो देखो, छोटा सा मैं बात बता दे रहा हूं, लेकिन उसको फिर ज्यादा डिस्क्राइब मत कह देना करने के लिए, नहीं तो वो हायर क्लासेस जाने लगेगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये रेडिएशन भी एक तरह का, जैसे सन के द्वारा रेडिएशन निकल रहा है, इट इज अ वेव, ठीक है। उसी में एक बात आएगी, साउंड चैप्टर है तो पढ़ाएंगे कि वेवलेंथ एक चीज होता है, ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो जो चीज ज्यादा गर्म होता है उसका वेवलेंथ बड़ा कम होता है, एकदम छोटा 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 छोटा, इसको कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये जो क्रेस्ट है ना, ऊपर उठा उठा, उन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। तो आ गया, छोटा छोटा था, आ गया। लेकिन जब ये जा रहा है, तो चूंकि अर्थ सन की अपेक्षा तो कम ना हॉट है, इसलिए क्या होगा, ये जब रिटर्न मारेगा तो इसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये कम गर्म है। तो छोटा को तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाने दे देगा, लेकिन बड़े वाले को जाने नहीं देगा, इसलिए क्या होगा, ट्रैप कर जाएगा, और गर्मी बढ़ते जाएगी, और उसका असर ये होगा कि ग्लेशियर में जितने बर्फ हैं वो पिघल जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा, और नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग उसमें डूब जाएंगे।
ओके। फ्लड सुनामी सब आ जाएगा बाबू। तो ठीक है, तो ये था कोल के बारे में कुछ चर्चा। और भी इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो मैंने बता ही दिया आपको। कार्बोनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ कोल, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ कोल। आप लोग वीडियो देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा व्यूज दिख रहा था, 60-65 तक जा रहा था कल का वीडियो में। तो आप लोगों को इंटरेस्ट है इसका मतलब, वेरी गुड। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको मेरा प्रीवियस भी वीडियो देखना है, जो बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ऐड देता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, है ना। तो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अब आया टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल, यहां मैं देख रहा हूं कोल का जो प्रकार है, ठीक है, कोल का जो प्रकार मैं देख रहा हूं, वो डिपेंडिंग अपॉन क्या उसमें मॉइस्चर है, कितना कार्बन है, उस आधार पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपका टाइप में आता है बीट, पीट, ठीक है, पीट हुआ, लिग्नाइट हुआ, लिग्नाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस, है ना बच्चा, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। क्या है भाई, किस आधार पे वर्गीकरण किए हैं आप? बच्चा जवाब मांगता है। तो पहला मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ कोल, ठीक, परसेंटेज ऑफ कोल। तो पीट में भाई 30% कोल है, लिग्नाइट में 38 है, बिटुमिनस में 65 है, और एंथ्रासाइट तो राजा है, 90, एकदम राजा, ठीक है। तो बेस्ट कोल माना जाता है एंथ्रासाइट, और घटिया माना जाता है पीट। तो यहाँ पर मैं यूजेज भी चर्चा कर लेता हूँ भाई, यूजेज। तो इसका क्या यूज, क्या करो, चाय वो बनाने के लिए होटल उटल में इस्तेमाल किया जाता है, वैसा कोई खास नहीं, या ठंडा वगैरह के दिनों में गर्मी के लिए, और वार्मिंग लिख देते हैं, वार्मिंग अर्लीस्ट, क्या कहा जाएगा, ये चूंकि अर्लीस्ट स्टेज है। खाना बनाने में कैसे कह दें, ये भी तो है, बेगाड़ी का खाना बनाने में कहो, ठीक है। जैसे चाय वगैरह सब चीज, खाना मेन पक गया, अब चाय बनाना है, थोड़ा देर उड़ लग जाए तभी पक जाएगा, तो चलो भाई चारों पीठ कोयला दे दिए, है ना। या ठंडा के दिनों में थोड़ा गर्मी वगैरह के लिए जो सेका सेकी होता है, तो उस केस में खाना पकाने तो बहुत कड़ा चीज हो गया जी, है ना, उसमें तो हीट अच्छा चाहिए। हाँ जी, ये आपका लिग्नाइट है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ओके, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक। बिटुमिनस, बिटुमिनस का काम सुन लो क्या है, पावर जनरेशन तो है ही, पावर जनरेशन तो है ही, साथ में एक चीज उससे बनाते हैं लोग, जेनरेशन, जेनरेशन, कोक, कोक कोक कोक। ये कोक मैं बताऊंगा आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल जब पढ़ाए थे, याद करो, तो मैंने एक रिडक्शन बताया था, रिडक्शन, तुम लोग भूल गए होगे हो सकता है। मैंने उसमें बताया था आपको कि ऑक्सीजन को हटाया जाता है, जैसे मान लिया हेमाटाइट है या बॉक्साइट, याद आ रहा है, Al2O3, तो उसको हटाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि रिडक्शन किया जाता है, और रिडक्शन में कोक का भी इस्तेमाल होता है। कोक इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये आप ऐड कर लीजिएगा मेटल नॉन मेटल में, ठीक है। कोल इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन को हटाने वाला है ये। तो इसका एक काम ये भी हो गया मेटलर्जी में, और ऐसे तो बुक में खाली लिखा हुआ है पावर जनरेशन, लेकिन आप लिख दीजिएगा मेटलर्जी भी, ठीक है, मेटलर्जी,
एलर्जी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ओके, नाउ माय नेक्स्ट इज